हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याएं है ना। ये बहुत ही आसान है। इसमें अभाज्य गुणनखंड आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी, है ना। किसी भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। कोई भी संख्या हो, है ना। अब अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है। अपन सबसे पहले जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो किसका भाग देते हैं? 2 का देते हैं, फिर 3 का देते हैं, उसके बाद 5 का देते हैं, फिर 7 का देते हैं, है ना। अब ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। देखो 4 नहीं है अभाज्य संख्या, है ना, क्योंकि 4 में किसका भाग चला जाता है? 2 का भाग चला जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद 6 भी नहीं है, 6 में किसका? 2 का भी चला जाता है और 3 का भी चला जाता है। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसमें सिर्फ उसका ही भाग जाए या 1 का भाग जाए, उसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, है ना। तो 7 के बाद में देखो 8 नहीं लेते हम, 9 नहीं लेते क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाता है, 10 नहीं लेते, 10 में 2 और 5 का चला जाता है, 11 आती है फिर इसके बाद, है ना, 11 के बाद 13। तो ये जो संख्याएं, ये वो संख्याएं हैं जिनमें या तो इन्हीं का भाग जाएगा या 1 का जाएगा, उसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। 13 के बाद देखो 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, फिर 17 होता है, 17 के बाद फिर 19 होता है, 21 नहीं होता क्योंकि 21 में देखो 3 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, 22, फिर उसके बाद 23 होता है, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 नहीं होता, फिर 29 होता है। ऐसे अपन अनेक अभाज्य संख्याएं ऐसे ढूंढ सकते हैं। तो अब ये जो प्रश्न है आपका कि निम्न में से प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, है ना। अभाज्य गुणनखंडों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, और प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? गुणनफल, है ना। तो बस सिंपल हमको क्या करना है, ये देखो 4 संख्याएं दे रखी हैं, इनमें इनका अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें, ठीक है। देखो मैंने फर्स्ट लिया, फर्स्ट क्या है? 140। तो 140 में सबसे पहले 2 का भाग दूंगा। आप छोटी क्लासेस में भी किया होगा आपने, 70 बार गया 2 का, फिर दिया कितनी बार गया? 35 बार। 35 में फिर 5 का जाएगा, 5 7 35, और 7 का फिर 1 बार, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको 140 बराबर देखो 2 की घात 2 हो जाएंगी, ठीक है ना, 2 की पावर 2, फिर 5 × 7, तो 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 भी लिख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये हमने इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड कर सकते हो 156। 156 में 2 का भाग दिया, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 का दिया, 2 3 6, 2 नाम 18, फिर 3 का जाएगा 13 बार, फिर 13 का जाएगा 1 बार। तो 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो वही 2 की पावर 2 बार आ रहा है ये, फिर 3 × 13। इस प्रकार हम इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, के गुणनफल के रूप में इनको हम व्यक्त कर सकते हैं। फिर थर्ड है 3825, ठीक है। इसमें देखो किसका भाग जाएगा? 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 आ रहा है यहाँ पे, है ना। फिर 3 का भाग देने के लिए क्या, उनको जोड़ के देखेंगे हम, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग चला जाता है 6 बार, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 22, 3 7 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर जोड़ो देखो इनको, 1 और 2 3, 3 और 7 10 5 15, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर जोड़ो देखो 4 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसमें अब 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अब इसमें 5 का भाग जाएगा। तो 5 8 40, 2 बचे 25, फिर 5 का दिया 13, 17 पंजे 85, फिर अब इसमें कितने का देना पड़ेगा? 17 का 1 बार। तो ये क्या हो गया? 3825 इक्वल टू देखो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो देखो ये 3 5 और 17 क्या हैं? ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या हैं? ये अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 4, चौथा क्या है? 5005, 5005। देखो इसमें 3 का तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 और 5 10 हो रहे हैं, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। 5 एकम 5, फिर 0 0 नहीं जा रहा, 5 एकम 5। अब देखो 1001 आ गया, है ना। अब इसमें हम 7 का भाग देके देखते हैं, 7 एकम 7, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में
7 का भाग इसमें चला जाएगा। देखो 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौका 28, 2 बचे 21, 7 या 21 चला जाएगा, है ना। तो 7 का भाग 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौका 28, 2 बचे 7 या 21, है ना। अब इसमें 7 का नहीं जाएगा, अब इसके बाद इसमें जाएगा 11 का। किसका जाएगा? 11 का, देखो, है ना। 11 एकम 11, 3 बचे 33, 11 तिया 33, फिर 13 का जाएगा, 13 एकम 13। तो ये हो गया 5005 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5 7 11 13, 5 × 7 × 11 × 13, ये इसके हमने। तो देखो इन चारों संख्याओं को हमने क्या लिख दिया? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इन अभाज्य गुणनखंडों से ही हम संख्याओं के क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम, है ना। देखो 2 प्रश्न में क्या कह रहा है, मेरे पास हिंदी की बुक नहीं है इसलिए मैं इंग्लिश की बुक में से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं हिंदी अनुवाद कर दूंगा इसका बेटा, है ना। देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्याओं को बोलते हैं। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समापवर्त, है ना, जिसको लसापा और मसापा बोलते हो आप। लसा मासा जो बोलते हो ना, वही चीजें हैं ये। तो इनके आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं, है ना। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन पेयर्स दे रखे हैं, देखो 1 2 3, इन पेयर्स के आपको एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने हैं और फिर ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है? अभाज्य गुणनखंड करके, है ना। कैसे करेंगे हम? इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। तो देखो फर्स्ट पेयर है आपका, तो हमें फर्स्ट पेयर है इसका 26 एंड 91, है ना, 26 और 91। देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा, है ना। तो मैंने पहले 26 के किए, तो 26 में 2 का भाग दिया 13 बार, 13 का भाग दिया 1 बार, तो 26 बराबर हो गया 2 × 13। फिर मैंने किया 91 का, देखो इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 का कितनी बार गया? 13 बार, और फिर 13 का कितनी बार गया? 1 बार, तो 91 बराबर हो गया 7 × 13। ठीक है ना। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे इसके। तो क्या तरीका है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का? देखो बहुत आसान है कि एक एक गुणनखंड को लेंगे हम। देखो इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, तो अगर एक में है और दूसरे में नहीं है तो भी हम लेंगे उसको, है ना। और अगर माना ये दोनों में ही होता, यहाँ होती इसकी 2 की घात 2 होती और यहाँ होती इसकी 2 की घात 3, तो हम बड़ी घात को लेते हैं। फिर किसको लेते हैं? एलसीएम में बड़ी घात को लेते हैं। तो अब यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 है नहीं है, तो इसलिए तो भी इसको हम लेंगे एलसीएम के केस में। फिर 13 को लिया, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो 13 को 1 ले लेंगे हम, क्योंकि यहाँ भी 13 की घात 1 है और यहाँ भी 13 की घात 1 है। अगर ऐसे होता, यहाँ 13 की घात 1 होता और यहाँ 13 की घात 2 होता, तो हम 13 की घात 2 को लेते। यहाँ 13 की घात 4 होता और यहाँ 13 की घात 6 होता, तो 13 की घात 6 को लेते हम, है ना, बड़ी घात को लेते हैं, है ना। तो देखो 2 हो गया, 13 हो गया, फिर 7 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन इसको भी हम लेंगे। ठीक है ना। और 13 इसमें आ ही चुका, तो देखो 13 दूना 26 और 26 को किससे गुणा करेंगे हम? 7 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा? 182। अब एचसीएफ में क्या देखते हैं कि दोनों में होना चाहिए वो गुणनखंड और छोटी घात को लेते हैं, है ना। तो देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 13 इसमें है, 13 इसमें भी है, तो 13 को ले लेंगे। और अगर ऐसे होता, यहाँ पे होता 13 की घात 1 और यहाँ होता 13 की घात 2, तो छोटी को लेते हम, है ना। एलसीएम का उल्टा है। ठीक है ना। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें, 13 की घात 1 और 13, तो इसमें क्या आ गया? 13 आ गया। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। तो एलसीएम में तो क्या होता है? दोनों में चाहे है चाहे नहीं है तो भी लेते हैं। ठीक है ना। और बड़ी घात को लेते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं? दोनों में होना चाहिए और छोटी घात को लेते हैं। ठीक है ना। तो ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। तो अब हमको ये निकालना है, देखना है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 26 × 91। तो ये कितना? 182 × 13
बराबर 26 इंटू 91। 182 को जब मैं 13 से गुणा करूंगा, ठीक है ना, 182 को 13 से किया तो 2366 आया, है ना, तो ये भी 2366 आता है और ये भी 2366 आता है, तो ये प्रूव हो गया ना। तो इस तरह से हम तीनों पेयर्स के लिए इसे प्रूव कर सकते हैं। फिर सेकंड पेयर है अपना 510 और 92, 510 एवं 92। तो बस सबसे पहले वही अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके। तो मैंने 510 का भाज्य गुणनखंड किया, 2 का भाग दिया, 510 में 255 बार गया, फिर 255 में 3 का भाग चला जाएगा। देखो 2 और 5 7, 7 5 12 में 3 का चला जाता है ना, 3 का भाग दिया 255 में, कितनी बार चला गया, 85 बार। फिर 5 का भाग देंगे इसमें, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर किसका जाएगा, 17 का जाएगा एक बार, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। तो 510 बराबर क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 इंटू 17, है ना। फिर अब 92 का ले लिया मैंने, 92 के अभाज्य गुणनखंड करे, 2 का भाग दिया, कितना आया, 92 में दूंगा तो 46, फिर 2 का दिया 23, और 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो इसमें सिर्फ 23 का ही जाएगा। तो 92 इक्वल टू हो गया 2 की पावर 2 इंटू 23। तो अब इसमें LCM निकाला सबसे पहले मैंने, देखो 2 की घात 1 है और यहाँ पे क्या है 2 की घात 2, तो बड़ी घात लेंगे, 2 की घात 2 ले लिया मैंने, है ना। तो देखो ये हो गया और ये हो गया, 3 इसमें है, इसमें नहीं है लेकिन लेंगे, फिर 5 इसमें है, इसमें नहीं है लेकिन लेंगे, फिर 17 इसमें है, इसमें नहीं लेकिन लेंगे हम इसको भी, और 17 हो गया, फिर 23 इसमें है, इसमें नहीं है लेकिन इसको भी लेंगे। तो इन सबको जब मैं गुणा करूंगा 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, तो ये आ जाता है 23,460, 23,460 आ जाता है, ठीक है। फिर HCF निकाला, HCF देखो 2 इसमें है, 2 की पावर 1 और इसमें क्या है 2 की पावर 2, छोटी घात को लेंगे तो क्या ले लिया, 2 ले लिया। फिर देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें 23 इसमें है, इसमें नहीं, तो नहीं लेंगे इनको, है ना। तो HCF क्या आ गया, 2 आ गया। तो बस अब वही दोनों को LCM गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, नहीं 510 गुणा 92, तो ये कितना है 23,460 गुणा 2 बराबर 510 गुणा 92, ठीक है ना। जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 18,144, तो इधर भी 18,144 आएगा और इधर भी 18,144 आएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। सेम तीसरा पेयर है 336 और 54 का। तीसरा पेयर किसका है, 336, थर्ड पेयर है आपका 336, है ना, और 54। तो देखो 336 के करे मैंने, 2 का भाग दिया मैंने इसमें, 168 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 168 में, 84 बार गया, ठीक है। फिर 84 में 2 का भाग दिया, 42 बार गया, फिर 2 का दिया 21 बार गया, फिर 3 का दिया 7 बार गया और 7 का दिया 1 बार गया, ठीक है ना। इस तरह से आ गया। तो देखो 336 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की घात 4, फिर 3 गुणा 7, 3 इंटू 7। अब मैं लूँगा 54 को, 2 का दिया 27 दूनी 54, 3 का दिया 9 बार, 3 का दिया 3 बार और 3 का दिया 1 बार। तो 54 इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 3 की पावर 3, है ना। अब वही LCM क्या हो जाएगा इसका, देखो 2 की घात 4 है और यहाँ पे क्या है 2 की घात 1 है, तो क्या लेंगे, बड़ी घात लेंगे ना, 2 की घात 4, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ 3 की घात 3 है तो बड़ी घात लेंगे, 3 की घात 3, फिर यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है लेकिन लेंगे इसको, ठीक है। जब इन सबको गुणा करेंगे हम तो यह आ जाएगा 3024। HCF निकाला अब हमने, HCF क्या होगा, 2 की घात 4 है, इसमें 2 की घात 1 है तो छोटी घात लेंगे, 2 ले लिया। फिर इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 3 है तो छोटी लेंगे तो 3 आ गया। 7 इसमें है, इसमें नहीं लेकिन नहीं लेंगे, तो क्या आ गया 3 दूनी 6 आ गया। तो LCM इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 गुणा 54। तो इनको जब गुणा करेंगे 3024
इंटू 6 बराबर 336 इंटू 54। तो दोनों तरफ क्या आएगा, सेम मल्टीप्लिकेशन आता है। इसमें थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया बेटा आपको, है ना। ये जो 510 ये था ना, ये वाला किया था हमने 510 और 92 का किया था, है ना। 510 और 92 का था, तो ये 23,460, ठीक है ना। और 23,460 को जब 2 से गुणा किया तो ये 18,144 नहीं आएगा, ये आएगा 46,920, ये आएगा 46,920। और ये भी कितना आएगा, 46,920 आएगा, ठीक है। इनका गुणनफल वो वाला जो है ना 18,144, है ना। तो ये भी क्या आएगा 18,144, और ये भी कितना आ गया 18,144। तो ये क्या हो गई, दोनों चीजें प्रूव हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 2 प्रश्न कर लिए इस प्रश्नावली के। अब हम नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तीसरा प्रश्न है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। वही जो आपने ऊपर वाले में करे। तो इन तीनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं आपको, तीनों पेयर्स के 1 2 3, है ना। और किस विधि से निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इनके। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 12 15 और 21। 12 15 और 21। देखो 12 के गुणनखंड करे आपने, 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार। तो 12 बराबर क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 3। फिर 15 को लिया आपने, 15 को 3 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार। तो 15 बराबर लिख सकते हो 3 गुणा 5। फिर लिया 21 का, 3 का दिया 3 सत्ते 21, 7 का दिया 1 बार। तो 21 बराबर हो गया 3 गुणा 7, है ना। देखो वही सेम जो पिछले वाले सवाल में किया। एलसीएम में क्या लेंगे, दोनों में हो और बड़ी हो। देखो 2 की घात 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, लेकिन लेंगे 2 की घात 2, है ना। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 ले लेंगे 1, है ना। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, तो 5 को भी लेंगे, 5 भी आ गया। 3 पहले ही आ चुका है, 7 ले लेंगे, ठीक है ना। तो इन सब का जब गुणा करेंगे हम, है ना, इनका जब गुणा करोगे आप किस किस का, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो ये आ जाएगा 420, ठीक है। एचसीएफ तीनों में होना चाहिए। देखो 2 की पावर 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं लेंगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें 3 ले लेंगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, नहीं लेंगे। तो एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया। तो बस ये एलसीएम और ये एचसीएफ। बहुत ही आसान प्रश्न है। फिर इसके बाद आता है आपके 17 23 और 19। तो देखो 17 23 और 29, तो ये तीनों ही क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। क्या है, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं, इनके और कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकते। तो एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का गुणनफल हो जाएगा, यानी 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है ना। तो 17 को 23 से गुणा किया, गुणा 29 के, तो 11,339 आ गया, 11,339। और एचसीएफ बताओ इनमें क्या है, 1 है ना। 1 कॉमन ले सकते हैं हम तीनों में से। तो एचसीएफ क्या है इसका, 1 है, ठीक है। तीसरा सवाल है 8 9 और 25। 8 9 और 25 तीनों का। तो देखो 8 को 2 का भाग दिया 4, 2 का दिया 2 और 2 का दिया 1। तो 8 बराबर 2 की घात 3। फिर 9 लिया, 9 का क्या हो गया, 3 का दिया 3 बार और फिर 3 का दिया 1 बार। तो 9 बराबर हो गया 3 की पावर 2। फिर है 25, 25 में 5 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार। तो 25 बराबर हो गया 5 की पावर 2, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, देखो 2 की पावर 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें लेकिन लेंगे। तो ये 2 की पावर 3 हो गया। 3 की पावर 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें लेकिन लेंगे इसको भी। तो 3 की पावर 2 हो गया। 5 की पावर 2 इसमें, इन दोनों में नहीं, लेकिन लेंगे इसको, है ना। तो ये संख्या वही आ गई, नहीं आ गई, 8 गुणा 9 गुणा 25। तो 8 को जब 9 से करोगे फिर 25 से करोगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका
इनका एलसीएम आ जाएगा 22,338। कितना जाएगा? 22,338। नहीं, एक सेकंड रुको। 8 गुणा 9 गुणा 25, तो 8 के गुणनखंड हो गए। हाँ, 1800 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1800 आएगा, है ना। तो ये 8, 9 और क्या है? 25 हैं, तो ये इनका गुणनफल आ जाएगा, है ना। वैसे भी देखो 25 अट्ठे 200 हो गए, 200 को 9 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 1800। ये आंसर आ गया इसका। HCF वही सेम, इन तीनों में क्या है? 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। छोटा सा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या है आपको? गिवन दैट HCF 306, 657, 9, ये दो संख्याएं हैं जिनका HCF दे रखा है आपको 9। कौन सी संख्या है? 306 और 657, है ना। फाइंड LCM, इन्हीं दोनों का क्या निकालना है? LCM निकालना है ना। तो हमने एक रिलेशन देखा था ना, LCM गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो उस सूत्र को हम इसमें लगा देंगे, है ना। तो इसका हमें इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF, LCM जो HCF दे रखा है, LCM निकालने की वैसे जरूरत नहीं है गुणनखंड करके, उस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 और 657, ये दो नंबर से हैं, है ना। और इनका HCF दे रखा है हमको, इनका HCF दे रखा है 9। ठीक है ना। LCM पूछ रहा है ना। तो हमने क्या सूत्र देखा था? LCM गुणा HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखो ये दो संख्याओं के लिए लागू है ये नियम, 3 संख्याओं के लिए लागू नहीं है, 2 से ज्यादा संख्याओं के लिए ये नियम लागू नहीं है। तो LCM कितना निकालना है हमें? HCF कितना दे रखा है? 9। दो संख्या कौन कौन सी हैं? 306 गुणा 657। तो इसलिए LCM बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों में 9 का भाग लग जाएगा। 306 गुणा 657 बटे 9। ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 से कट जाएगा कोई, है ना। 9 3 27, 9 3 27, कितने बच गए? 3 36, 9 चौका 36, है ना। 34 गुणा 657 जब करोगे तो आ जाएगा 22,338। 22,338, ये आंसर है इसका, 22,338। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? देखो इसमें ये कह रहा है चेक वेदर 6 रेज टू n, चेक करो कि जो 6 की घात n है, कैन एंड विद द डिजिट 0, है ना। क्या ये इसका अंतिम अंक 0 हो सकता है? फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। तो प्राकृत संख्या किसी के n मान के लिए क्या 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n, वो उसका अंतिम अंक 0 हो सकता है ना। तो ये चीज हमको निकालनी है। अच्छा, अब मैं देखो एक चीज दिखाता हूं आपको। तो हमें तो देखो सबसे पहले चेक तो क्या करना है कि 6 की पावर जो n है, इसकी जो लास्ट अंक है, लास्ट डिजिट जो है, एंड्स इन 0, वो 0 में आता है या नहीं आता। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो आप कि मैंने ये लिया, कोई भी 0 ली, है ना, 0 वाली संख्या ली मैंने, है ना। जैसे मैंने लिया 40, है ना। तो 40 के मैंने अभाज्य गुणनखंड करे, 2 20, फिर 2 10, 2 और 5, और ये 5 1। तो क्या आ रहा है इसमें? देखो 2 और 5, क्या आ रहा है इसके अंदर? 2 और 5 आ रहा है। ठीक है। और कोई मैंने दूसरी संख्या ले ली, ठीक है ना। जैसे मैंने ले ली 130, इसके मैंने अभाज्य गुणनखंड करे, 2 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, फिर 3 का 5 का दिया इसमें, 5 एकम 5 और 13 पंजे 65, है ना। फिर क्या है? देखो ये हो गया 13 1। तो देखो इसमें
क्या रहा है, 2, 5 दूनी 10 और ये 13। तो इसमें देखो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है ना। कोई भी संख्या मैं लेता हूं जिसका जो किससे एंड हो रही है, 0 से एंड हो रही है ना, तो उसमें 2 और 5 जरूर आएगा। क्या आएगा उसके अंदर, 2 या 5। ठीक है ना, या तो दोनों ही आएंगे या दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, या तो 2 आएगा है ना, या 5 आएगा। ठीक है ना। अब जैसे आप ये संख्या लेते हो, 1000 लिया आपने, ठीक है ना। 1000 क्या हो गया देखो, फिर 500, फिर 2 का दिया 225, 250, फिर 2 का दिया 125, फिर 5 का दिया 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का दिया 5 और फिर 5 का दिया 1। तो देखो इसमें 2 की और 5 की घात आ रही है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या है ना जिसका अंक, लास्ट का अंक 0 आ रहा है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि उसमें 2 और 5 का गुणनखंड आना जरूरी है ना। तो देखो 6 जो है ना, तो 6 क्या किससे बनता है, 2 और 3 से बनता है 6, है ना। 2 × 3 की पावर n, ठीक है ना, 2 × 3 की पावर n। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर n × 3 की पावर n। तो इसमें देखो 2 गुणनखंड तो आ रहा है, लेकिन 5 इसमें नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा इसके अंदर, 5 जो गुणनखंड है वो नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में जो 5 अभाज्य संख्या है वो नहीं आ रही। इसलिए 6 की घात n का जो अंतिम अंक है वो 0 नहीं होगा। ठीक है ना। तो क्या हो गया इसका आंसर, नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, हम इसमें ये लिखेंगे कि चूंकि 5 जो 6 है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का अंक नहीं आता। ठीक है ना। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 अंक नहीं आता है, नहीं आता है। अतः, ठीक है ना, अतः जो 6 की पावर n है, 6 की पावर n का अंतिम अंक 0 नहीं होगा, 0 जो है वो नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको, तो जस्ट एक बेसिक प्रश्न था ये आपका। अच्छा, अब हम आते हैं इसके 6 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न क्या है देखो, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स, है ना। तो ये जो है ना कंपोजिट नंबर क्यों है, ये हमको दर्शाना है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर, है ना, यानी जितने भी नंबर हैं, पूर्णांक जो संख्याएं हैं, है ना, उनको हम अभाज्य गुणनखंडों, है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी संख्या ले लो आप, है ना, उनके हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, वो संख्याएं जिनको अभाज्य संख्याओं के, है ना, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो क्या होंगी, कंपोजिट नंबर्स होंगी। ठीक है ना। तो अब इनको हमें ये बताना है कि भाई इनका जो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इनको हम व्यक्त कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होंगी, कंपोजिट नंबर्स होंगी। ठीक है ना। तो देखो अभी समझ में आ जाएगा आपके। फर्स्ट है, जैसे अभी देखा था ना अपन ने, ये शुरुआत में खूब सारे क्वेश्चन करे थे, है ना, उनमें क्या था, यही तो था कि इन सब का जो अभाज्य गुणनखंड थे वो क्या थे, इन सब के, जैसे ये वाले क्वेश्चन, ये वाली संख्या थी, है ना, 140 लिया, तो देखो इसको भी हमने 2 की घात 2 × 5 × 7 के रूप में व्यक्त कर दिया था कि नहीं कर दिया था, है ना। तो देखो 140, 2, 5 और 7 के रूप में, तो ये क्या है, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं।
156 भी 2 3 13 के रूप में व्यक्त कर दिया। 3825 को भी हमने 3 5 17 के रूप में व्यक्त कर दिया। 5005 को भी हमने 5 7 11 13 के रूप में व्यक्त कर सकते। तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं, है ना, उन सबको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। और अगर किसी संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वो संख्या कंपोजिट संख्या होगी, है ना। क्या होगी? वो कंपोजिट संख्या होगी। ठीक है, तो अब ये प्रश्न आपको दे रखा है, इसमें संख्या दी हुई है आपके लिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये संख्या। देखो अब इसमें 13 कॉमन ले लिया मैंने, 13 मैंने कॉमन ले लिया, है ना। तो यहाँ क्या बचा? 7 गुणा 11, है ना, प्लस 1। ठीक है, 13, ये हो गए 77 प्लस 1, 13 और ये हो गया 78। ठीक है, अब 78 को आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो देखो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छिक्की 18। ठीक है ना, और पहले चलो 2 का देना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं 3 का दे, फिर 2 का दूंगा तो 13 और 13 का 1। तो देखो ये हो गया 13 इंटू 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये क्या हो गया? 2 गुणा 3 गुणा 13 की पावर 2। तो ये जो संख्या थी, इसको ये अभाज्य गुणन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गई कि नहीं हो गई? तो ये क्या है? इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। इसकी हिंदी देख लेना बेटा, मेरे पास हिंदी की बुक है नहीं अभी, है ना, लॉकडाउन चल रहा है ना, इस वजह से कंपोजिट नंबर है ये। ठीक है, फिर सेकंड इसका प्रश्न है, सेकंड है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो क्या चीज़ कॉमन है? देखो ये और ये, ऐसे ये थी ना, यहाँ से ये था और ये था, इस तरह प्लस से जुड़ी हुई थी ना, ये इस तरह से थी और ये इस तरह से थी, है ना। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? 5 ले सकते हो। तो ये हो गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, है ना, और प्लस 1, तो 5। ठीक है ना, और इन सबको गुणा करके जब 1 जोड़ेंगे हम इसमें, है ना, इन सबको गुणा करके किसमें क्या जोड़ा हमने? 1 जोड़ा इसके अंदर। तो ये आ जाएगा आपका 1009, है ना, यानी ये 1008 होगा, ये कितना होगा? 1008 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक है ना, और 1009 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है ना। तो आप ढूंढते चले जाना, यानी आपको 1009 से पहले कोई संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जिसका कि भाग किस में चला जाए? 1009 में चला जाए। तो 1009 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, जिसमें सिर्फ 1009 का ही भाग जाएगा। थक मत जाना आप लोग, है ना। तो 5 गुणा 1009, तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसका प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ना, देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, है ना, एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, है ना, एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, है ना। जो सोनिया है लड़की, ये उस ग्राउंड का, उस जो सर्कुलर पाथ है ना, उसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि एक चक्कर लगाने में, उसी काम को करने में कितने मिनट लगाता है? 12 मिनट लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, माना कि वो दोनों के दोनों, सोनिया और रवि, एक स्थान से चलना शुरू करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, एक स्थान से और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में वो चलते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, तो कितने मिनट बाद, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वे एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे जहां से उन्होंने शुरू किया। तो देखो वैसे देखा जाए तो ये सोनिया लगा रही है 18 मिनट, ठीक है ना, और रवि लगा रहा है 12 मिनट,
है ना। तो देखो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी, फिर 18 दूना 36 है ना, 36 मिनट में 2 चक्कर हो गए, 18 तिया 54 है ना, 54 मिनट में 3 चक्कर हो गए। तो देखो इसके चक्करों पर टाइम क्या हुआ, 18 36 54 है ना। फिर ये रवि लगा रहा है 12 है ना, 12 मिनट लगा रहा है, तो रवि 12 मिनट में एक चक्कर है ना, फिर 24 मिनट में 2 चक्कर, ठीक है ना, और 36 12 थी 36, 36 मिनट में 3 चक्कर। देखो 36 मिनट इसमें भी आ रहा था और 36 मिनट इसमें भी आ रहा है, तो 36 18 और 12 का क्या है, एलसीएम है। 18 और 12 का 36 क्या है, एलसीएम है ना। तो 36 मिनट बाद ये दोनों मिलेंगे। 36 मिनट बाद सोनिया कितने चक्कर लगा चुकी होगी, 2 चक्कर लगा चुकी होगी, और रवि कितने चक्कर लगा चुका होगा, 3 चक्कर लगा चुका होगा, है ना। तो ऐसे अगर हमें कोई देखना है तो हम उन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। वही कॉमन चीज दोनों की कॉमन भी होगी और मिनिमम भी होगी, ठीक है। तो इसमें 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सोनिया, तो सोनिया कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट, ठीक है। रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट। तो दोनों सेम समय पे कब मिलेंगे, जो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम किसका, 18 और 12 का, है ना। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। तो 18 बराबर क्या हो गया, 2 गुणा 3 की पावर 2, ठीक है। फिर मैंने 12 के एलसीएम वो कर दिया, भाज्य गुणनखंड कर दिए, 2 चिक्की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 1। तो ये आ गया 12 बराबर आ गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, जो अपन अभी बहुत सारे सवाल करे, 2 इसमें है, 2 इसकी पावर 2 है, तो बड़ी घात लेते हैं, तो 2 की पावर 2 ले ली। 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर, तो इसमें बड़ी घात लेंगे, 3 की पावर 2, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो क्या आ गया 36 मिनट। तो देखो वैसे भी आपने कर दिया था ना ये, ठीक है। तो क्या आ गया, 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो सोनिया कितने चक्कर लगा चुकी होगी उस समय, 2 चक्कर। रवि कितने चक्कर लगा चुका होगा उस समय, 3 चक्कर, ठीक है। तो देखो मैथ जो है ना बेटा बहुत आसान चीज है ये, है ना, और आप इसको बस धैर्यपूर्वक करो। बेटा मैं पहले मैथ में बहुत कमज़ोर था, मुझे 9th क्लास में अच्छी तरह से बीज जो होते हैं उनके गुणा भाग नहीं आते थे, है ना। फिर हमारे एक सर थे, वो कहीं से ट्रांसफ़र होके आए, श्रीमान हरिमोहन गुप्ता जी सर, है ना। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पढ़ाया, है ना। मुझे बहुत डर लगता था मैथ से पहले, फिर उन्होंने बहुत धीरे धीरे बड़े प्यार से, है ना, जैसे छोटे बच्चे की उंगली पकड़ के सिखाते हैं ऐसे सिखाया उन्होंने मुझे। और फिर मेरे इतना धीरे धीरे आत्मविश्वास जगने लगा, मैं सवाल करने लगा, है ना। और फिर मेरे 10th क्लास में 100 में से 96 नंबर आए, 96 मार्क्स आए। जिस एक बच्चा जिसमें मैथ्स में डंडे पड़ते थे, ठीक है ना, वो क्योंकि पहले वाले टीचर्स जो है ना वो डराने का काम करते थे, वो सर आए, उन्होंने प्यार से पढ़ाया, धैर्य से पढ़ाया। तो टीचर होता है ना बेटा, उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है, किसी बच्चे में पढ़ाई के प्रति वो प्रेम जगा सकता है, ठीक है ना। तो मैं बेटा अपना जीवन का श्रेय जो है ना अपने टीचर्स को देता हूँ, जो मेरे जीवन में अच्छे टीचर्स आए, उन्होंने मुझे राह दिखाई, है ना। तो आप भी बेटा, मैं देखो इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं बच्चों को जो है ना बड़े उससे अपना शौक से पढ़ाता हूँ, है ना। तो आप भी चाहे जीवन में कुछ भी बनो, आप कोई भी काम करो, है ना, कुछ अपने जीवन का थोड़ा सा समय का जो हिस्सा है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए अवश्य देना, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।